नॉर्थ इंडिया के एक बिजी शहर में जिंदगी एक रिदम में चलती थी। सुबह मंदिरों की घंटियां, दोपहर में बच्चों की हंसी, शाम को परिवार साथ। हर पेरेंट की सबसे बड़ी उम्मीद थी बच्चों के लिए बेहतर फ्यूचर एजुकेशन के जरिए। जब चर्च ने फ्री ट्यूशन शुरू की, सबने वेलकम किया, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव आने लगे। शर्मा एक मिडिल क्लास हिंदू फैमिली थी जो सेंटर के प्रोग्राम को अपनाने वाली पहली फैमिलीज में से एक थी। सुरेश गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे, मीना घर संभालती थी और उनके बच्चे रोहन और प्रिया सेंटर में बहुत कुछ सीख रहे थे। फैमिली को ट्रेडिशन बहुत पसंद था। वे घर के मंदिर में रोज पूजा करते थे, लेकिन एकेडमिक सपोर्ट का उन्होंने वेलकम किया। जल्दी ही रोहन और प्रिया सेंटर के संडे स्पेशल में शामिल हो गए, जो गेम्स, स्टोरीज और क्रिएटिविटी के लिए एक क्लब था। सेशन हार्मलेस लगते थे, वे फन और मोरल स्टोरीज से भरे हुए थे और शर्मा खुश थे कि उनके बच्चे बिजी और खुश थे। हालांकि टाइम के साथ स्टोरीज नॉर्मल हीरोज से बाइबल की स्टोरीज में चेंज हो गईं। एडम, ईव, मोसेस और जीसस। बच्चे इन नई स्टोरीज से अट्रैक्ट हो रहे थे। वे उन्हें बस और एक्साइटिंग स्टोरीज के तौर पर देख रहे थे, लेकिन पेरेंट्स के लिए एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। सेंटर का इन्फ्लुएंस अब सिर्फ एकेडमिक नहीं रह गया था, यह उनके बच्चों के वर्ल्ड व्यू को शेप दे रहा था। शर्मा सोचने लगे कि जिस एजुकेशन का उन्होंने वेलकम किया था, वह अब एक लिमिट क्रॉस कर रही थी। संडे क्लब कुछ और बन गया था, एक नए फेथ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। डाउट के पहले बीज बोए जा चुके थे। संडे स्कूल के लेसन में जल्दी ही क्रिश्चियन फोकस आ गया। रोहन और प्रिया ने एक सिंगल ऑल पावरफुल गॉड और जीसस को ही ओनली सेवियर के तौर पर जाना। सॉन्ग्स, प्रेयर्स और बाइबल की स्टोरीज उनकी रूटीन का पार्ट बन गईं। बच्चों को इन स्टोरीज को घर पर शेयर करने और अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस पर सवाल उठाने के लिए इनकरेज किया गया। आइडल वर्शिप को धीरे से मिसगाइडेड बताया गया और जीसस को ही ओनली ट्रू पाथ के तौर पर प्रेजेंट किया गया। यह अप्रोच लविंग थी, लेकिन मैसेज एक्सक्लूसिव था। दूसरे गॉड्स को पावरलेस बताया गया। बच्चे दो दुनियाओं के बीच में फंसे हुए थे। उन्होंने इन नई बिलीफ्स को इंटरनलाइज करना शुरू कर दिया, जिससे घर पर कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। सेंटर की चैरिटी ने एक दरवाजा खोला था और उसके थ्रू एक नई आइडियोलॉजी चुपचाप शहर के बच्चों के हार्ट्स में एंटर कर रही थी। ट्रबल के पहले साइन घर पर दिखाई दिए। प्रिया ने अपनी माँ से पत्थर की मूर्तियों की पूजा करने पर सवाल उठाया और उसने वही रिपीट किया जो उसने सेंटर में सीखा था। रोहन ने फैमिली रिचुअल्स में शामिल होने से मना कर दिया और उसने कहा कि सिर्फ जीसस की पूजा करनी चाहिए। बच्चों का बिहेवियर चेंज हो गया। वे प्रसाद लेने से मना करने लगे, हिंदू देवताओं की इमेज हटाने लगे और भाजनों की जगह भजन गाने लगे। सुरेश और मीना को लॉस और बिट्रेयल की एक बढ़ती हुई फीलिंग हुई। जिस सेंटर पर उन्होंने ट्रस्ट किया था, वह अब उनके परिवार के ट्रेडिशंस को मिटा रहा था। डिनर टेबल पर टेंशन बढ़ गई। वह अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस और साइलेंट वरी से भर गई। बच्चों की नई बिलीफ्स उनकी परवरिश से टकरा रही थी, जिससे फैमिली में दरार पड़ रही थी। शर्मा किसी दूसरे फेथ के एक्सपोजर से अपसेट नहीं थे, बल्कि अपने फेथ के लिए डिसरेस्पेक्ट से अपसेट थे। जो ग्रेटिट्यूड के तौर पर शुरू हुआ था, वह कंफ्यूजन और दर्द में बदल गया। जिस इन्फ्लुएंस का उन्होंने वेलकम किया था, वह अब उनके घर को डिवाइड कर रहा था। वे सोचने लगे कि क्या वे अपने बच्चों को एक ऐसी आइडियोलॉजी के लिए खो रहे थे जिसे उन्होंने कभी इनवाइट करने का इंटेंशन नहीं किया था। शर्मा की फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ, वह पूरे शहर में होने लगा। सभी बैकग्राउंड के पेरेंट्स ने देखा कि उनके बच्चे फैमिली ट्रेडिशंस को रिजेक्ट कर रहे थे और अपने फेथ पर सवाल उठा रहे थे। सेंटर, जो कभी उम्मीद की किरण थी, वह अब एंजाइटी और सस्पिशन का सोर्स बन गया। कुछ पेरेंट्स जो फ्री ट्यूशन पर डिपेंड थे, चुप रहे। दूसरे ठगा हुआ और गुस्सा महसूस कर रहे थे। सुरेश सहित कुछ कंसर्न्ड पेरेंट्स ने पास्टर जॉन से आंसर्स के लिए बात की। पास्टर जॉन ने इंसिस्ट किया कि सेंटर सिर्फ अपना फेथ शेयर कर रहा था, कन्वर्जन के लिए फोर्स नहीं कर रहा था।
लेकिन पेरेंट्स इसे अलग तरीके से देख रहे थे। बच्चे ऐसे चॉइसेस करने के लिए बहुत छोटे थे और सेंटर का इन्फ्लुएंस मैनिपुलेटिव लग रहा था। कम्युनिटी का ट्रस्ट टूट गया था और पेरेंट्स और चर्च के बीच की दरार और गहरी हो गई। लोकल नेशनलिस्ट ग्रुप के इंटरफेरेंस से टेंशन बढ़ गई। उन्होंने सेंटर के काम को प्रेडेटरी कन्वर्जन के तौर पर देखा। प्रोटेस्ट और पैम्फलेट्स ने पर्सनल वरीज को पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट में बदल दिया, जिससे शहर में पोलराइजेशन हो गया। एक ग्रुप ने सेंटर को बंद करने की डिमांड की। वे इसे अपनी कल्चर पर अटैक के तौर पर देख रहे थे। दूसरे ग्रुप ने चर्च के सर्विस देने और अपने फेथ को शेयर करने के राइट को डिफेंड किया और उन्होंने अपोनेंट्स पर इस इश्यू को पॉलिटिसाइज करने का इल्जाम लगाया। पड़ोसी और दोस्त डिवाइड हो गए। कम्युनिटी में मिसट्रस्ट फैल गया। शर्मा जैसे ज्यादातर परिवार ट्रैप्ड महसूस कर रहे थे। वे सबसे लाउड आवाजों में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वे घर पर जो कुछ हो रहा था उसे इग्नोर भी नहीं कर पा रहे थे। असली कंसर्न बच्चों की भलाई थी, जो आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स के शोर में खो गई थी। शहर की हार्मनी टूट गई थी। उसकी जगह सस्पिशन और डर ने ले ली थी। यह इश्यू अब सिर्फ एजुकेशन या फेथ के बारे में नहीं था। यह आइडेंटिटी, ट्रस्ट और उनके बच्चों के फ्यूचर के बारे में था। चिंतित पेरेंट्स की शांत आवाजें कॉन्फ्लिक्ट में दब गईं। जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, वैसे वैसे लीगल क्वेश्चंस सामने आए। चर्च ने फेथ को फैलाने के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हवाला दिया और उसने इंसिस्ट किया कि पार्टिसिपेशन वॉलंटरी था। पेरेंट्स ने एंटी कन्वर्जन लॉज की तरफ इशारा किया और उन्होंने आर्ग्यू किया कि सेंटर की फरी ट्यूशन अट्रैक्शन का एक फॉर्म थी। कानून एम्बिगुअस था। फेथ को शेयर करना कहाँ खत्म होता था और अनड्यू इन्फ्लुएंस कहाँ से शुरू होता था, खासकर बच्चों के साथ। लीगल एक्सपर्ट्स ने नोट किया कि माइनर्स वैलिड कंसेंट नहीं दे सकते हैं, जिससे इंस्टीट्यूशंस पर मैनिपुलेशन से बचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हालांकि असली नुकसान साइकोलॉजिकल था। बच्चे पेरेंट्स और टीचर्स के बीच फंसे हुए थे। वे गिल्ट और कंफ्यूजन से जूझ रहे थे। यह डिबेट लीगैलिटी से ज्यादा थी। यह यंग माइंड्स पर अनदेखे इम्पैक्ट के बारे में थी। कोई भी कानून तूफान के सेंटर में बच्चों के अंदर की उथल पुथल को आसानी से नहीं माप सकता था। रेजोल्यूशन ढूंढने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक टाउन हॉल मीटिंग बुलाई। पेरेंट्स, चर्च लीडर्स, एक्टिविस्ट और एल्डर्स कॉमन ग्राउंड ढूंढने के लिए इकट्ठा हुए। सुरेश शर्मा ने कई लोगों के लिए बात की। हमारे बच्चों को एकेडमिक्स सिखाओ, लेकिन उन्हें अपने फेथ को गाइड करने दो। पास्टर जॉन ने किसी भी दर्द के लिए माफी मांगी और उन्होंने बताया कि उनका इंटेंट सर्विस था, नुकसान नहीं। उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज प्रपोज किया। एकेडमिक ट्यूशन सेक्युलर ही रहेगी, जबकि संडे स्कूल के लिए पेरेंट्स की क्लियर कंसेंट की जरूरत होगी। डायलॉग कॉन्फ्लिक्ट से बच्चों की भलाई पर चला गया। ज्यादातर अटेंडीज ने कॉम्प्रोमाइज का वेलकम किया और आगे बढ़ने के लिए उन्हें रिलीफ मिली। कम्युनिटी एल्डर्स ने ट्रांसपेरेंसी और रेस्पेक्ट पर जोर दिया और सभी को शहर की हार्मनी की ट्रेडिशन याद दिलाई। मीटिंग बेहतर कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग की कमिटमेंट के साथ खत्म हुई। यह एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन यह एक होपफुल नई शुरुआत थी। मीटिंग के हफ्तों बाद शांति लौट आई, नाजुक लेकिन रियल। चर्च ने अपने वादे पूरे किए। ट्यूशन सेक्युलर थी। संडे स्कूल के लिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट की जरूरत थी। कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों को वापस ले लिया, दूसरे ने उन्हें रहने दिया। अब वे पूरी तरह से अवेयर थे। कॉन्फ्लिक्ट ने रिवील किया कि असली इशू फेथ नहीं था, बल्कि एंगेजमेंट के मेथड्स और एथिक्स थे। चैरिटी के बहाने रिलीजन को इंट्रोड्यूस करने से कंफ्यूजन और दर्द हुआ था। पेरेंट्स के लिए लेसन इन्वॉल्व्ड रहें, क्वेश्चंस पूछें और अपने बच्चों के सेल्फ सेंस को प्रोटेक्ट करें। इंस्टीट्यूशंस के लिए ट्रू सर्विस एम्पावर करती है, वह एक बिलीफ को दूसरे से रिप्लेस नहीं करती है। हार्मनी के लिए डायलॉग, ट्रांसपेरेंसी और हमेशा बच्चों की भलाई को पहले रखना जरूरी है। फ्यूचर हमारी विरासत में प्राइड को दूसरों के लिए रेस्पेक्ट के साथ बैलेंस करने की हमारी एबिलिटी पर डिपेंड करता है।
हमारे बच्चों की आंखों में एक ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड की उम्मीद है।